हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 है। यहां पर हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग सजीवों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सजीवों में पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोग सजीवों की बात करेंगे और उनके परिवेश की बात करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो बच्चों की कहानी बताई गई है, पहली और बूझों की। तो पहली और बूझों की स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं और इन छुट्टियों में इन्होंने किसी रोमांचक स्थान की सैर करने की सोची है। इसी क्रम में ये अपनी यात्रा पर ऋषिकेश में गए हैं। ये ऋषिकेश में गंगा नदी को देखने गए हैं। इन्होंने वहाँ पर हिमालय की जो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड थी। इन्होंने पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देखा है, जैसे ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष देखे हैं। और इनका कंपेयर इन्होंने मैदानी क्षेत्र के पेड़ों से किया है। तो इन्होंने ये पाया है कि पहाड़ों के जो पेड़ हैं, पर्वतों के जो पेड़ हैं, वो मैदानी इलाकों के पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थे। एक और अभियान में इन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल घूमे हैं। ऊंट पर बैठकर इन्होंने उष्ण मरुस्थल का नज़ारा लिया है। यहाँ से इन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे इकट्ठे किए हैं। अंत में अपनी यात्रा के दौरान ये पुरी गए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुरी जो है समुद्र तट के किनारे है। तो इन्होंने वहाँ पर समुद्र तट की सैर की है और वहाँ केजुरैना के वृक्ष हैं, इनकी कतार देखी है। तो इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक और विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न थे। कुछ इनमें से बहुत अधिक ठंडे थे, कुछ बहुत अधिक उष्ण और शुष्क, और कुछ स्थान इनमें से आर्द्र थे। लेकिन इन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं थी, ये इन्होंने पाया। अब उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां पर कोई भी जीव निवास नहीं करता हो, ऐसा कोई स्थान पाया जाता है। तो बूझों ने क्या किया है, बूझों ने अपने घर के आसपास के जो स्थान है इन पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाजों को ध्यान से देखा है और इसने सोचा था कि इनमें कोई बड़ा सजीव नहीं होगा, लेकिन इनमें से एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में सोच नहीं पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वी पर हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर कुछ ना कुछ छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि पहली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के लुक से, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उससे जो लावा निकलता है, गर्म लावा निकलता है, उस लावा में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये बूझों ने पढ़ा है, पहली और बूझों ने ये पढ़ा है किताबों में कि लोगों ने तो या वैज्ञानिकों ने जो ज्वालामुखी का लावा है, उसके मुख से निकलने वाला लावा है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो ऐसी बातें इन्होंने पढ़ी हैं। यानी कहने का मतलब ये है, पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर जीव नहीं पाए जाते हों। अब है सजीव एवं उनका परिवेश। देखिए, पहली और बूझों के मन में एक विचार आया है। इन्होंने सोचा है कि जिन स्थानों की इन्होंने सैर की है वहां पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल में इन्होंने ऊंट देखे थे, पर्वत पर बकरी और याक देखे थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां थीं जिन्हें वहां के मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ जीव जो हैं, कुछ जीव स्थान विशेष पर निवास करते हैं और कुछ जीव जो हैं लगभग सभी स्थानों पर पाई जाते हैं। जैसे चींटियां जो हैं, चींटियां लगभग इन सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। तो ये बात इन्हें समझ में आई है। आगे यहाँ पर एक क्रियाकलाप नंबर 1 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको वन से प्रारंभ करना है। तो वन में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं, वस्तुओं के बारे में सोचना है। इसके अलावा फिर एक जंगल में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों और वस्तुओं के बारे में आपको लिखना है। फिर दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं, जंतु, पौधे हैं, उनके बारे में आपको नोट डाउन करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें वन के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में या अन्य स्थानों पर कौन से जंतु, पौधे और अन्य वस्तुएं पाई जाती हैं, उनको एक टेबल पर लिखना है और बाद में मैच करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है डिफर हैं। ये आपको यहाँ पर क्रियाकलाप करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन। देखिए, क्रियाकलाप 1 में जो हमने पौधे और जंतुओं की सूची तैयार की थी, जिसमें हमने विभिन्न परिवेश में रहने वाले जो पौधे और जंतु हैं उनके बारे में नोट डाउन किया था, जैसे वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में या अन्य स्थानों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन विभिन्न परिवेशों में जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं इनका आपस में कंपेयर करेंगे और ये ज्ञात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर समुद्री परिवेश की बात की गई है। समुद्र में जंतु और पौधे जो हैं लवणीय जल अर्थात खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल की बात करें
तो देखिए मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। मरुस्थल में जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं वो भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए अपने आसपास की जो वायु होती है, यानी अपने आसपास की जो ऑक्सीजन होती है, उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के जो परिवेश हैं, मरुस्थल और समुद्र, यहाँ से दो जंतु उठाए गए हैं। मरुस्थल से ऊंट लिया गया है और समुद्र से मछली ली गई है। आपको इनका परीक्षण करना है। ऊंट की बात करें तो देखिए ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों के योग्य बनाती है, यानी ऊंट की जो शारीरिक संरचना होती है उसके हिसाब से वो मरुस्थल में रह पाता है। ऊंट के जो है पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्र सर्जन यानी कि जो पेशाब करने की मात्रा है ये बेहद कम होती है और उसका मल जो है, यानी वो जो मल त्याग करता है वो शुष्क होता है। इसे जो है पसीना यानी स्वेद भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। देखिए अगर इसके शरीर से जल का ह्रास ज़्यादा होगा तो ऊंट जो है रेगिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो है जल का कम ह्रास करता है ताकि ज़्यादा समय तक रेगिस्तान में सर्वाइव कर सके। अब देखिए यहाँ बात करते हैं मछलियों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मछलियों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं। मछलियों का जो शरीर होता है वो धारारेखी होता है, यानी उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर जो है चिकने शल्कों से ढका होता है और ये शल्क जो होते हैं ये मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति से गति करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, मछलियों के शरीर पर जो शल्क होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शरीर पर जो है शल्क पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है ये जल में आराम से गति कर पाती है, यानी इसकी बॉडी की सुरक्षा तो होती है, साथ ही गति भी कर पाती है। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, जैसा कि हम ये पढ़ चुके हैं। मछली के जो है गिलुन यानी कि मछली के जो गिल हैं यानी क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। देखिए मछली जो है श्वसन के लिए गिल का उपयोग करती है, यानी मछलियों में श्वसन के लिए गिल होते हैं। हालांकि कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो कि श्वसन गिल के माध्यम से नहीं करती हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो हमने यहाँ पर मछली और ऊंट की जो संरचना है इनमें क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं अन्य जो परिवेश पाए जाते हैं उनकी। ये हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल यहाँ पर 2 उदाहरण उठाए हैं। किस किस के उठाए हैं? मछली का उठाया है और ऊंट का उठाया है। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया अनुकूलन होता क्या है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। यानी यहाँ पर अनुकूलन की परिभाषा दी गई है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे अनुकूलन कहते हैं। अब यहाँ पे यह भी बताया गया है कि विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। यानी भिन्न जो जंतु होते हैं ये भिन्न तमाम तरह के जो परिवेश हैं, वन, मरुस्थल या फिर पहाड़ी जो क्षेत्र है, इनके अकॉर्डिंग अलग प्रकार से अनुकूलित हो सकते हैं। सजीव के बारे में बताया, आवास के बारे में बताया गया है। देखिए किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह निवास करता है या रहता है वह उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। यानी कोई सजीव जिस परिवेश में वह निवास करता है वह इसका आवास कहलाता है। तो भोजन के लिए, वायु के लिए, शरण स्थल के लिए या फिर जो उसकी अन्य नीड है, अन्य आवश्यकताएं हैं, उन सब के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ आप जानते होंगे वासस्थान, यानी एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि जो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु हैं इनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। तो इस स्थलीय आवास के उदाहरणों में वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। वहीं जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र जहां पौधे और जंतु जल में रहते हैं ये जलीय आवास के उदाहरण हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारी विषमताएं हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर घटकों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से आवास में घटक पाए जाते हैं। तो देखिए किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु उसके जैव घटक होते हैं। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ये आवास के अजैव घटक हैं। देखिए आवास में मूलतः 3 घटक पाए जाते हैं, जैव, अजैव और ऊर्जा घटक, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश आता है। तो सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी जो है परिवेश के ये अजैव घटक में काउंट होते हैं।
तो कहीं कहीं पर वर्गीकरण में दो घटक दिखाई जाते हैं, जैव और अजैव, लेकिन वर्तमान में जो वर्गीकरण आ रहा है, वर्तमान में जो आपकी किताबें आ रही हैं, उन किताबों में 3 दिखाए गए हैं, जैव, अजैव और आपका ऊर्जा घटक। ठीक है, तो ऊर्जा घटक में सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा इसमें शामिल है। आगे यहाँ कुछ चीजें और बताई गई हैं कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैदानी इलाके में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर ये अचानक से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो क्या होगा, कुछ दिनों के लिए इन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है, क्योंकि पहाड़ पर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए पहाड़ पर रहने पर हमें तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है। तो मैदानी इलाकों का व्यक्ति अगर पहाड़ पर चला जाता है तो उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। यानी कोई व्यक्ति अगर मरुस्थल से पर्वत की ओर जाता है और कुछ दिन तक वहीं रहता है तो क्या होता है, उसका शरीर वहीं के अकॉर्डिंग ढल जाता है तथा हमें सांस लेने में अब कोई परेशानी नहीं होती है। तो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे जो परिवर्तन है, इन्हें पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यानी ये जो परिवर्तन है ये पर्यानुकूलन कहलाते हैं और यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 2 दिया गया है। तो अध्याय 1 में हमने क्रियाकलाप नंबर 5 किया था, जिसमें हमने मूंग के बीज लिए थे और उन्हें अंकुरित किया था। तो यहाँ पर आपको वही करना है, मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र करना है और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें क्या प्रोसेस करनी है, वही प्रोसेस अपनानी है। तो यहाँ पर सूखे बीजों को पानी में पूरी तरह से डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं, ऐसे करके आपको प्रोसेस अपनानी है। यानी कि यहाँ पर आपको बीजों को अंकुरित करना है और जो कुछ बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं उनको सेपरेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कुछ यहाँ पर बीज ऐसे थे जिनको आपने वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटकों के समीप रखा तो वो बीज अंकुरित हो गए, और कुछ बीज ऐसे थे जिनको आपने बिल्कुल बंद रखा, ना उन्हें हवा लगी, ना उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला, ना ही ऊष्मा मिली, तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी अजैव कारकों के बिना सजीव जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब इसमें सार ये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर बीज का प्रैक्टिकल करवाया गया है। कुछ बीजों को वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति में रखा गया है और कुछ बीजों को बिल्कुल एकांत में रखा गया है। ना तो वहाँ वायु थी, ना तो वहाँ जल था, ना ही प्रकाश था। तो वो जो बीज बिल्कुल एकांत में रखे गए थे वो अंकुरित नहीं हो पाए। वहीं वो बीज जो वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति में रखे गए थे वो अंकुरित हो गए। तो यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं, यानी बहुत गर्म परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलन काम आता है, बिल्कुल काम आता है। देखिए अनुकूलन जो है वास्तव में अल्पकाल के लिए नहीं होता है, बल्कि हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। यानी अनुकूलन की प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं होती है, बल्कि हजारों वर्षों की प्रक्रिया होती है। और वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वो मर जाते हैं। केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, तो वही जीव सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और जो जीव अनुकूलन की प्रक्रिया में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं वो बच जाते हैं, और जो जीव उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। आगे यह बताया गया कि जंतु जो हैं विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। यानी जीवों की जो विविधता है इसका कारण क्या है? अजैव कारकों की वजह से जीवों में विविधता देखने को मिलती है। मरुस्थल में आप देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर देख लीजिए, जो वर्षा वन है वहां पर देख लीजिए, तो जो अजैव कारक हैं उनकी वजह से भी जीवों में और जो आपके पेड़ पौधे हैं उनमें भिन्नता आपको देखने को मिलती है। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास सबसे पहले मरुस्थल से स्टार्टिंग की गई है। तो मरुस्थल के बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा कर ली थी कि मरुस्थल में क्या होता है, कैसी जलवायु होती है, कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए मरुस्थल में बात करें तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। अभी तक तो हमने मरुस्थल में रहने वाले केवल एक जंतु यानी कि ऊंट की बात की थी, लेकिन मरुस्थल में और भी जीव रहते हैं, जैसे चूहा रहता है, सांप रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में छिप जाते हैं, और रात के समय जब तापमान कम होता है तो ये जंतु अपने बिल से बाहर निकलकर शिकार करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है।
इसके अलावा मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे हैं जिनको यहाँ पर चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। नागफनी, कैक्टस वगैरह पौधे आप देख पा रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब आपको क्रियाकलाप नंबर 3 करना है। इसमें क्या करना है, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाना है। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जैसा कि आपने अध्याय 7 के क्रियाकलाप नंबर 4 में किया था। यानी पौधे के आधे भाग को आपने एक पॉलीथीन से कवर कर दिया था, उसको धूप की ओर रख दिया था। तो क्या हुआ था, कुछ समय बाद आपने देखा था पॉलीथीन के अंदर जो पानी की बूंदें वो आपको दिखाई दी थी। तो आपको कैक्टस के पौधे के साथ भी यही करना है। कैक्टस के एक पौधे की पत्ती को लेकर आपको पॉलीथीन से कवर कर देना है और धूप में उसे रख देना है। और कुछ घंटे बाद आपको पॉलीथीन के अंदर का ऑब्जर्व करना है, क्या पॉलीथीन के अंदर पानी की बूंदें आती हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान देना है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे इस प्रकार की उनकी संरचना होती है कि उनमें जल का ह्रास कम से कम मात्रा में होता है। यानी मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन जो है कम मात्रा में करते हैं, जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं, और कुछ पौधों में पत्तियां जो होती हैं कांटों के रूप में, यानी शूल के रूप में, शूल का जो रूप है, शूल का रूप है वो ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले जो बाष्पोत्सर्जन है, इसमें होने वाले जल ह्रास में कमी आ जाती है और ये पौधे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, पौधे अपने आप को बचा पाते हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय भागों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनके तने काफी ज्यादा चिकने होते हैं, पत्तियां कांटेदार होती हैं। ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नागफनी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नागफनी की आपने संरचना देखी होगी। अब ये भी बताया गया है कि जो मरुस्थलीय स्थानों के पौधे होते हैं, तो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः पत्तियों में ना होकर तने में होता है, और तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और अधिकतर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं। ये यहाँ की एक खास विशेषता है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के पौधों की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो आवास होते हैं सामान्यतः बहुत अधिक ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, बर्फ भी गिरती है। तो यहाँ के पौधे आप देख पा रहे हैं, एकदम शंकुआकार पौधे हैं। ये पौधे आप देख पा रहे हैं, शंकु के आकार के पौधे हैं। तो यहाँ पर जानेंगे शंकु के आकार के पौधे क्यों हैं। देखिए, यहाँ पर वृक्ष के बारे में बताया गया है कि ये वृक्ष जो हैं, आगे यहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जीव जंतु उनके बारे में बताया गया। ऊपर यहाँ पर ए नंबर पर आप देख पा रहे हैं जंगली हिम तेंदुआ है, आगे फिर याक दिया हुआ है, फिर यहाँ पर पहाड़ी बकरी दी हुई है। तो ये सभी जीव जो है पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। पहाड़ी इलाकों के वृक्षों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के जो वृक्ष होते हैं सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं, ऐसे करके होते हैं, जिससे कि सर्दियों के मौसम में जब इन पर हिमपात होता है तो बर्फ जो होता है, बर्फ इन पर टिकती नहीं है। अगर मान लीजिए जो आपके मैदानी इलाकों के पेड़ हैं, इस तरह के जो पेड़ हैं, अगर इन पे बर्फ गिरेगी तो क्या होगा, पेड़ टूट जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि बर्फ इस पर जम जाएगी तो पेड़ क्या होगा, पेड़ वजन से टूट जाएगा। जबकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो शंकुआकार होते हैं। जब इन पे बर्फ गिरती है इस तरह से, तो बर्फ क्या होती है, फिसल कर नीचे आ जाती है, जिससे कि पेड़ पर कोई वजन नहीं पड़ता है और पेड़ अपने आप को बचा पाते हैं। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो सामान्यतः शंकुआकार होते हैं और इनकी शाखाएं कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं सुई के आकार की होती हैं, इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर यही सब चीजें बताई गई हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु हैं उनकी बात कर लेते हैं, पौधों की तो बात हो गई, अब जंतुओं की बात कर लेते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु वहां पर पाए जाते हैं कैसे होते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, यानी उनकी मोटी त्वचा होती है, या फर जो होते हैं उनके शरीर पर इस तरह के फर जो होते हैं वो ठंड से उनका बचाव करते हैं। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं याक है ये, इसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। हालांकि इसके शरीर पे बाल नहीं है, शायद काट लिए होंगे, लेकिन याक के शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिसकी वजह से उसे सर्दी नहीं लगती है। पहाड़ी तेंदुआ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर क्या होते हैं, फर होते हैं, और ये फर जो है बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो यहाँ पर अनुकूलन की जो अवस्था बताई गई है कि इन जीवों में भी होती है। जैसे कि तेंदुआ जो होता है उसके शरीर पर फर होते हैं, जिससे कि उसके पंजे जो हैं बर्फ से बचे रहते हैं। याक की बात की गई, याक ठंड से बचने के लिए याक के लिए क्या होता है, याक के शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे कि उसे सर्दी ना लगे। जैसे पहाड़ी बकरियां होती हैं, तो पहाड़ों की जो चट्टान है उन पर चढ़ने के लिए पहाड़ी बकरियों के जो खुर होते हैं काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिससे कि वो ढालदार चट्टानों पर चढ़ पाती हैं।
अब देखिए पहाड़ की जो इस तरह से ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो पहाड़ की जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे आप देखेंगे भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के साथ जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनकी प्रकृति बदलती जाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब बात करते हैं घास स्थल की। देखिए घास स्थल के बारे में बताया गया है कि शेर जो है, लायन जो है, ये वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। शेर को आपने देखा ही होगा, शेर कैसे रंग का होता है? ये मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। या शेर एवं हिरण का चित्र आपके सामने यहाँ पर दिया गया नीचे, तो मैं भी दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे शेर है, ये हिरण है। तो दोनों आपने डिस्कवरी वगैरह पर, न्यूज वगैरह में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे के पर किस प्रकार स्थित हैं, ये आपको बताना है। शेर की बात की जाए तो शेर के अगले पैर के जो नखर होते हैं, नाखून होते हैं, लंबे होते हैं और इन्हें वो अपनी पादांगुलियों में अंदर खींचकर छिपा सकता है। शेर की खास बात क्या है कि शेर के जो अगले पैर के नखर यानी कि नाखून होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इन्हें वे अपनी पादांगुलियों में यानी जो पैर की उंगलियां हैं इनके अंदर खींचकर छिपा सकता है। जब उसे शिकार करना होता है उसी समय ये उन्हें बाहर निकाल लेता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? बिल्कुल करती हैं। देखिए उसका जो मटमैला या हल्का भूरा रंग है शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, जिससे कि जो शिकार है उसे देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर आप वही सब चीज़ बताई गई कि शिकार को पता भी नहीं चल पाता है कि शेर बैठा हुआ है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। अब यहाँ पर घास स्थल में एक दूसरा जंतु भी निवास करता है जिसका नाम है हिरण। तो हिरण की संरचना कैसी होती है? देखिए हिरण के बारे में बताया गया है कि पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वो उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। इसलिए क्या होता है, इसलिए हिरण के कान जो होते हैं लंबे होते हैं जो कि उसे शिकारी गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में घूमकर देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं, यानी हिरण की आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा को महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा हिरण की जो है तेज गति होती है। आप लोग जानते होंगे हिरण काफी तेज गति से भागता है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तो ऐसे करके आपको घास स्थल में रहने वाले दो जंतुओं के बारे में पता चल गया। अब कुछ जलीय आवास यहाँ पर दिए गए हैं, तो जलीय आवासों का अध्ययन कर लेते हैं। समुद्र की बात करते हैं। देखिए समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं, जैसे मछली के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मछली में अनुकूलन किस प्रकार से होता है हम उसके बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्र में रहने वाले अधिकांश जो जीव होते हैं उनका शरीर धारारेखी होता है, जिससे कि वो जल में सुगमता से चल पाते हैं। हालांकि समुद्र में रहने वाले कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर धारारेखी नहीं होता है, फिर भी वो समुद्री जल में सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु हैं, इनका शरीर आमतौर पर धारारेखी नहीं होता है और ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को ये लोग पकड़ते हैं। जब भी जल में चलते हैं तो अपने शरीर को क्या करते हैं, ये लोग धारारेखी बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल यानी क्लॉम होते हैं, इनके अंदर भी जल में सांस लेने के लिए गिल या क्लॉम होते हैं। देखिए अब तक तो हमने मछलियों की बात कर ली, अब मछलियों की कुछ प्रजातियां हैं जिनमें गिल या क्लॉम नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें गिल या क्लॉम नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा यानी इसके सिर पर एक नासिका द्वार होता है अथवा बात छिद्र जिसे बोलते हैं। तो इस सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये जल में लंबे समय तक बिना सांस के लिए रह सकते हैं। ये डॉल्फिन और व्हेल जो है लंबे समय तक जल में बिना सांस के रह सकते हैं और जब भी इन्हें सांस लेनी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये समुद्र के जल की सतह पर आते हैं और सांस ले पाते हैं। तो बताया गया है कि वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं और फिर से एक डुबकी लगाकर नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे करके आपने समुद्री जीवों के बारे में जान पाए हैं। अब तालाब और झील की बात करते हैं। तो तालाब और झील तो आपने देखी होगी कि तालाब और झील की संरचनाएं कैसी होती हैं, तालाब और झील में कैसे पेड़ पौधे मिलते हैं। तो तालाब की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देखें कुछ पौधे यहाँ पर पूर्णतः जलमग्न अवस्था में हैं। जैसे कुछ पौधे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ। कुछ पौधे पूरी तरह से यहाँ पर प्लवन कर, कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, तैर रहे हैं। कुछ आंशिक रूप से डूबे हुए हैं। कुछ जलमग्न पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं और कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं इस तरह के। तो यहाँ पर सभी तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो बताया गया है कि इनमें से कुछ पौधों की जड़ें होती हैं जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जो जलीय पौधे होते हैं
परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है पौधे की जो तलहटी है, पौधे को जो है तलहटी में जमाए रखना। यानी कि जो जलीय इलाकों के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों का काम ये होता है जल के अंदर पौधे को स्थिर रखना, पौधे को जमा कर रखना। जलीय जो पौधे होते हैं, इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। तना जो है जल की सतह तक क्या करता है? वृद्धि करता है। जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर क्या करते हैं? प्लवन करते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जो हैं जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं, जैसा कि हमने भी आपको दिखाया था। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह दिखती हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, जलीय परिवेश में रहने वाला एक जंतु है, जीव है मेढक। तो मेढक जो है आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पश्चपाद हैं काफी ज्यादा लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे लंबी छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके जो पश्चपाद होते हैं ये जाल युक्त होते हैं, यानी इनकी जालयुक्त पादांगुलियां होती हैं, जिसकी मदद से वो जल में तैर पाते हैं। अब है हमारे आसपास के जीव। तो हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की है और अनेक पौधे और जंतुओं पर चर्चा भी की है। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों और जंतुओं की सूची भी तैयार की है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, तो हमने जो वन से वस्तुएं एकत्रित की हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो वन से हमने क्या क्या एकत्रित किया है? वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो इनमें से सजीव कौन है? तो सजीवों की बात करें इनमें, तो वृक्ष इनमें सजीव है। आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, ये सभी क्या है? सजीव हैं। और बाद बाकी यहाँ पर निर्जीव में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? अब अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचना है और उन्हें निर्जीव और सजीव में आपको बांटना है। जैसे हमारे घर की जो कुर्सी होती है, हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं क्या है? ये सजीव नहीं है, बल्कि ये निर्जीव हैं। देखिए, यहाँ पर पहली जो है एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का छंद पढ़ रही थी। कंप्लीट नॉनसेंस का यहाँ पे छंद दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक कविता के रूप में है कि मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की बिवाई से। तो ऐसे करके यहाँ पर एक नॉनसेंस वाली कविता है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का जो है ये सजीव नहीं है। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे ही तरह संसार के सभी मनुष्य, यानी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु क्या ये भी सजीव हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है? यानी ये हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है? कि हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की बात नहीं चल सकते हैं, तो हम कैसे कह पाते हैं कि पौधे सजीव हैं? दूसरी ओर एक कार और बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास 6 के लेवल से समझाया जा रहा है कि जैसे हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई वस्तु सजीव है या नहीं है। यानी हम जब कहते हैं कि हम पौधे सजीव हैं, लेकिन पौधे जो हैं कुत्ते और कबूतर की भांति नहीं चल सकते, मनुष्य की भांति नहीं चल सकते हैं। दूसरी ओर कार और वस्तु चल रही है, लेकिन हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सजीव है कौन निर्जीव है? देखिए, पौधे और जंतु की बात करें तो पौधे और जंतु में एक समानता ये होती है कि ये समय के साथ वृद्धि करते हैं। यानी पौधे भी ग्रो करते हैं और समय के साथ जो जीव जंतु होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? देखिए, यहाँ पर फिर से कटाक्ष किया गया है, एक काट किया गया है, बताया गया है कि जैसे पौधे और जंतु वृद्धि करते हैं, कई बार हम ये देखते हैं कि आकाश में जो बादल होते हैं वो भी वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या हम बादलों को सजीव मान सकते हैं? नहीं, बादलों को हम सजीव नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर आगे फिर इसका जस्टिफिकेशन दिया गया है सजीव होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। देखिए, सजीव होने के लिए यहाँ बताया गया है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। चाहे पौधे हों या जीव जंतु, सभी भी सजीवों को अपनी जितनी भी जो क्रियाकलाप हैं, जितनी भी जो ऊर्जा से संबंधित क्रियाकलाप हैं, उनको पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो अध्याय 1 और 2 में हमने जाना है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है।
भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु जो हैं भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन जो है सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या हुई, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अगला है फिर, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है। अगर आप कोई कुर्ता या कोई कार या साइकिल उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे जैसा कि उसे आप लेकर आए हैं अंत तक वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक से आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते हैं क्योंकि आप समय के साथ बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप 4 वर्षों के अंदर में आप क्या हुए, लंबे हो गए हैं। आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, सजीवों का एक लक्षण ये है कि सजीवों में वृद्धि होती है जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर जंतुओं के बारे में बताया गया है कि जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि करके वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क होकर क्या बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं। ये आपने देखा होगा। ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वयस्क बन जा रहे हैं। पूरा ग्रोथ साइकिल दिखाया गया है कि एक छोटा सा नवजात बच्चा है, फिर ये बड़ा होता है और बड़ा होकर एक दिन पूरा आदमी बन जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का आपको अवलोकन करना है। इनमें से कुछ बहुत छोटे हैं और नवजात हैं, तो कुछ जो है विकसित हैं। ये सभी जो है वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद आपको पौधों को देखना है। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है और वृद्धि जो है सभी सजीवों में होती है। तो अब तक आपने सजीवों के 2 लक्षण जान लिए हैं। सजीव जो है भोजन करते हैं और सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों का एक तीसरा लक्षण भी है कि सभी सजीव जो हैं श्वसन करते हैं। सजीव जो है श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु जो है शरीर के अंदर प्रवेश करती है और शरीर के अंदर की वायु जो है बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की जो कुछ मात्रा है इसका उपयोग होता है और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य या जंतु जो है श्वास में वायु के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया है बिल्कुल मनुष्य की तरह होती है। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए। यानी जब ये लेटे हों या सो रहे हों उस समय इनको ऑब्जर्व करना है। आप ये पाएंगे उनका जो पेट है वो आपको फूलता और पिचकता नजर आएगा। उनके उदर की गति पर आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि ये श्वसन कर रहे हैं। देखिए, श्वसन जो है सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हालांकि कुछ जीवों में श्वसन का तरीका अलग हो सकता है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। जैसे मनुष्य या जंतु जो हैं ये श्वसन कैसे करते हैं, नाक के माध्यम से करते हैं, नासिका छिद्रों के माध्यम से करते हैं। वहीं केंचुआ जो है श्वसन त्वचा के माध्यम से करता है। केंचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछलियों की बात की जाए तो मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से और जल में मिले वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन का तरीका अलग अलग है। केंचुआ जो है त्वचा की सहायता से श्वसन कर रहा है, मछली जो है अपने गिल की सहायता से जल में मिले जो वायु है उससे ऑक्सीजन को अवशोषित कर रही है। पौधों की बात करें, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो पौधों की श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां जो हैं सूक्ष्म रंध्रों यानी सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और वह वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो उनकी समझ के लिए मैं बता दूं, पौधे भी श्वसन करते हैं और श्वसन में पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। केवल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल उसी समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कई लोग क्या है इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, पौधे केवल ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, केवल उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि बाद बाकी समय में पौधे जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी बाद बाकी समय में उनका जो श्वसन होता है बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज भी हैं।
तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की जो क्रिया है दिन और रात दोनों समय में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा है, ये पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पौधे जो हैं श्वसन में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अल्प मात्रा में करते हैं। वहीं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो कि भोजन बनाने के लिए पौधे करते हैं, उस समय जो ऑक्सीजन पौधे बाहर निकालते हैं उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। यहां पर ही बताया गया है। एक अगला लक्षण भी है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब देखिए, उद्दीपन का यहाँ पे उदाहरण समझाया गया है। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। आप एकदम चिल्ला पड़ेंगे, दर्द से चिल्ला पड़ेंगे, करहा पड़ेंगे। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। यानी कि जब तक आप तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं होते हैं तब तक आप क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो प्रिय व्यंजन है, तेज प्रकाश या कांटा है, उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं या उद्दीपन कहा जाता है। अब उद्दीपन के यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। आपने देखा होगा खाना देते समय जंतु या पशु के व्यवहार को आप ध्यान से देखिए। जंतु या पशु जो है काफी ज्यादा विनम्र और एक्साइटेड रहता है भोजन के समय। कुत्ता वगैरह को आप देखिए, कुत्ते को जब आप रोटी डालते हैं तो कुत्ता क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाने लगता है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है, जब जंगली जानवरों के पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, वो भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्र में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं, बल्ब जला देते हैं तो क्या होता है, कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान की ओर भाग जाते हैं। यानी जंतु भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब पौधों की बात करें, पौधों में उद्दीपन कैसे होता है, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो केवल रात के समय में ही खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। जैसे एक पौधा आपने देखा होगा, छुई मुई का पौधा। तो छुई मुई या गुल मेहंदी के पौधे की जो पत्तियां हैं, ये छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती हैं। यानी पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप नंबर 4। तो इसमें क्या करना है, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो या सूर्य का प्रकाश अंदर आता हो, इसके पास एक पौधे को रखना है। तो आप इस तरह से इस पौधे को यहाँ पर रख देंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे, कुछ दिन बाद आप जब नियमित रूप से पौधे को जल देते रहेंगे तो आप देखेंगे पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। इस तरह से झुक जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया या उद्दीपन करते हैं। तो यहां पर वही चीज बताई गई है। इसके अलावा सजीवों का एक लक्षण और है कि सभी सजीव जो है उत्सर्जन भी करते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं और जीव इस ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है और भोजन का जो शेष भाग बच जाता है, जीव इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे मलमूत्र इत्यादि। तो सजीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पौधे ये पदार्थ जो है या तो अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं या फिर जो है इसको बाहर एक स्राव के रूप में निकालते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, या तो ये पदार्थ जो है पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है, और कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। ये यहाँ पे बताया गया है। या तो पौधे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर इसको स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पौधों से जो गोंद बाहर आता है वो स्राव के रूप में आता है, वास्तव में वो एक अपशिष्ट ही है। एक और सजीवों का लक्षण है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। ये सजीवों का एक लक्षण है प्रजनन करना। सजीव जो है प्रजनन भी करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड यानी घोंसले देखे हैं। वे क्या करते हैं, वे अपने नीड में अंडे देते हैं, घोंसले में अंडे देते हैं। कुछ अंडे जो है प्रस्फुटित होते हैं और उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो जंतु क्या करते हैं, जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और भिन्न जंतु में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु जो है अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु जो है शिशु को जन्म देते हैं। यानी कुछ जंतु क्या है, अंडे देने वाले हैं और कुछ जंतु शिशु देने वाले होते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कुत्ता, बिल्ली और गाय जो हैं ये बच्चे देने वाले कुछ जंतु हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं? देखिए, जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं और हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बीज ये अंकुरित होकर एक पौधा बन जाता है। या फिर एक तरीका और होता है कि कुछ पौधे जो हैं बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे आलू को ले लीजिए, आलू को अगर आप 4-5 पीस अलग अलग काट लेते हैं और उनको गाड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। आलू के कलिका वाले भाग से एक नया पौधा बनता है। एक और तरीका जो है कलम वाला तरीका है कि पौधे जो है कलम के द्वारा भी उगाए जाते हैं। यानी किसी पौधे की आपने टहनी वगैरह तोड़ ली और उसको गाड़ दिया, उससे क्या होगा, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो गुलाब और मेहंदी के पौधे इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रियाकलाप नंबर 5 में गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम कीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए और इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद के क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। हालांकि आपको निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आप निरंतर ये कार्य में लगे रहेंगे, पानी देंगे, तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। तो हमने जाना कि सभी सजीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की जो विधियां हैं ये भिन्न प्रकार की होती हैं। अब देखिए, सजीवों का एक लक्षण और है, सजीव गति करते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की थी। जंतु जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। अब आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि क्या पौधे भी गति करते हैं? क्या पौधे भी जंतुओं के समान इधर उधर जाते हैं? तो पौधे कहीं भी गति नहीं करते। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, यानी वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। यानी फ्लोएम और जाइलम की मदद से ये पदार्थ संवहित होते हैं। इसके अलावा आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी होगी। पुष्पों का खिलना और बंद होना, यानी फूलों का खिलना और बंद होना, यह भी एक प्रकार की गति का ही लक्षण है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? तो देखिए, हमने अभी ऊपर एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक कमरा है जिसमें खिड़की लगी हुई है और खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अगर इसके साइड में गमला रखा जाता है, गमले में पौधा लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाता है। यानी कि पौधे जो हैं प्रकाश की तरफ उद्दीपन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिखा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पे फिर से बोला गया है कि हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? देखिए, सजीवों की गति की किस समय सीमा है? सजीवों की चूंकि मृत्यु भी होती है, इसलिए सजीव एक समय तक ही गति कर सकते हैं, जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु जो है सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। तभी वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। जब तक वो प्रजनन करेंगी तभी वो जीवित रह सकेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब उसके सदस्य जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं तभी उसकी प्रजाति जो है लंबे समय तक वातावरण में जीवित रह पाती है। आगे बताया गया है कि हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है और मृत्यु भी होती है। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि सजीवों में क्या क्या लक्षण है। श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति होती है, वृद्धि होती है और उनकी मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? तो आप देखेंगे इनमें से ये लक्षण नहीं दिखाई देते। कार हो, साइकिल हो, घड़ी, नदी की जलधारा है, तो ये सब जो है इनमें जो गति होती है वो गति सजीव वाली गति से भिन्न होती है, जैसा कि हम लोग इन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं। तो यहां पर वही सब चीज बताई गई हैं।
अब देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर बताया गया है, इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट उदाहरण लिए गए हैं। उदाहरण से आपको क्या करना है, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है, क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या आता है, क्या ये बीज होता है कि बीज निर्जीव है या सजीव है? देखिए बीज जो है सजीव में आता है। बीज का जो है एक काल होता है, उस काल तक वो सुप्तावस्था में रहता है और जब उसको फर्टिलाइज किया जाता है, जब उसको पानी से सींचा जाता है तब वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो बीजों का एक सुप्तावस्था वाला काल होता है और सुप्तावस्था वाले काल में भी बीज श्वसन करते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर बताया भी गया है कि जब आप गेहूं की बोरी में या आपके सामने जो चावल की बोरी है उसमें जब आप गेहूं की बोरी में या धान की बोरी में जब आप हाथ डालते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। तो वो वास्तव में जो गर्मी होती है वो उन बीजों के श्वसन की गर्मी होती है। तो वो चीजें यहाँ बताई गई हैं। तो यहाँ बताया गया कि फिर जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा है कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बीज जो है निर्जीव नहीं है, बल्कि बीज क्या है, सजीव का उदाहरण है। और बीज में भी क्या है, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। और आप देखेंगे एक इनका सुप्तावस्था वाला काल होता है, उससे ज्यादा के समय तक ये जीवित नहीं रहते हैं। अगर लंबे समय तक रखे रहते हैं तो क्या होते हैं, बीज खराब हो जाते हैं, फिर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अब इस चैप्टर का यहाँ सारांश दिया गया है। बताया गया है किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं वो उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। आवास जो है अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। आगे बोला गया है चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने चैप्टर का सारांश देख लिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो बारी बारी से हम यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वह परिवेश जिसमें पौधे और जंतु रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कैक्टस जो है बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इसकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर ये कांटे के रूप में होती हैं। यानी जब पत्तियां जो है बहुत छोटी या कांटे के रूप में होंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं। इसका तना मांसल और काफी चिकना होता है जो कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने में मदद करता है। तो ऐसे करके ये मरुस्थल में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। देखिए ये जो लक्षण कहलाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। इन्हें अनुकूलन कहते हैं, ये अनुकूलन कहलाते हैं। तो ये अनुकूलन है। खा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं के आवास को आवास कहते हैं। इनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। इनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं आवास कहलाते हैं। ये जलीय आवास कहलाते हैं। ये जलीय आवास कहलाते हैं। अब अगला है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के घटक हैं। ये कैसे घटक हैं? ये अजैव या अजीव घटक हैं। ये अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। ये उद्दीपन कहलाते हैं। ये उद्दीपन कहलाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। तो देखिए यहाँ पर छत्रक का मतलब मशरूम की बात की। मशरूम जो है निर्जीव नहीं है। हल है, ठीक है, हल है, इधर मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ये हल है। सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सभी क्या हैं? ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। जबकि छत्रक यानी मशरूम, जलकुंभी, केंचुआ ये जो है ये सजीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। पांचवा प्रश्न है,
किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, कार की बात करें, कार में उत्सर्जन भी होता है, यानी जब कार जो चलती है तो धुआं भी वो निकालती है बाहर। इसके अलावा कार में जो इंजन में ऑयल का दहन होता है, पेट्रोल का दहन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कार जो उत्सर्जन भी करती है और कार को जो है ऑयल के दहन के लिए, यानी कि जो फ्यूल के दहन के लिए क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर दो लक्षण हैं जो कि सजीवों के इसमें समान होते हैं। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं? यानी यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी निर्जीव वस्तुएं जो हैं किसी समय सजीव का अंश रही हैं। मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। तो देखिए इसमें मक्खन जो रहा है, चमड़ा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर ऊन रही है सजीव का अंश, और नमक जो है, खाद्य तेल जो है ये भी रहा है। खाद्य तेल आपको पता ही होगा, खाद्य तेल जो है पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा खाद्य तेल के अलावा सेब रहा है, ठीक है, और रबड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये किसी समय सजीवकों का अंश थी और बाद में ये निर्जीव वस्तुएं बन गई। 7वां प्रश्न है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो सजीवों में वृद्धि या गति होती है, श्वसन करते हैं, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये आप बता देंगे। अगला है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? तो संकेत बताया गया है कि घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मैदानों में जंतुओं के छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। चीता हिरन को खाता है या शेर हिरन को खाता है, तो बचने के लिए हिरन जो है चीते से तेज भागता है। तो इस प्रकार घास के मैदानों में जीवन के लिए गति जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।